हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भूगोल। इसमें जो हमने पहले सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र ये कर लिया है। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र 3 देशों से होकर गुजरती है: चीन, भारत, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। चीन के तिब्बत के पठार पर सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन में तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील के पास निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है, जिसे हम दिहंग गार्ज कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में 2 सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। यह है दिबांग, पहली है दिबांग, दूसरी है लोहित। दिबांग और लोहित नदियों को मिलने के बाद इनकी नदियों के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी के समतल मैदान में प्रवेश कर जाती है। असम में सादिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी सादिया से लेकर धुबरी तक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय और रैंप घाटी के दक्षिण में शिलांग पठार है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो है गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इस जलमार्ग में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। असम सरकार ने माजुली को नदी जिला घोषित किया है, जो भारत का एकमात्र नदी जिला है। माजुली द्वीप पर धान की खेती की जाती है। सादिया से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद धुबरी के पास अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। बांग्लादेश में जमुना नदी पद्मा में मिल जाती है। इन दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। जब मणिपुर से निकलने वाली बांग्लादेश में बराक या मेघना नदी से मिलती है तो संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ: दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, मानस, तीस्ता, पिथुमारी। मानस नदी भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, इनको देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों और हिमालयी नदियों में अंतर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बहुत पुरानी हैं, जबकि हिमालयी नदियाँ नई हैं, क्योंकि हिमालय नया है। हिमालयी नदियाँ युवा अवस्था में हैं। नदियों की 3 अवस्था होती है: युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। किसी नदी की युवा अवस्था की पहचान यह है कि वह कितनी ऊंचाई से गिर रही है। जो नदी समुद्र तल प्राप्त कर लेती है तो वह प्रौढ़ावस्था में आ जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं, यानी यह नदियाँ अपनी घाटी को गहरा नहीं कर रही हैं और अपने आधार तल को प्राप्त कर लिया है। हिमालयी नदियाँ उत्तर भारत के मैदान में पहुंचकर विसर्पण करती हुई चलती हैं, उदाहरण कोसी नदी। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों कठोर पठारीय संरचना द्वारा नियंत्रित होने के कारण विसर्पण नहीं कर पाती हैं। इनका मार्ग लगभग निश्चित होता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपने उद्गम से मुहाने तक कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है। हिमालयी नदियाँ लंबी हैं क्योंकि इनका उद्गम उनके मुहाने से बहुत दूर है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ छोटी हैं क्योंकि उनका उद्गम मुहाने से बहुत दूर नहीं है। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर ही है। हिमालयी नदियाँ वर्षवाहिनी होती हैं, अर्थात हिमालयी नदियाँ जो है वर्ष भर जल प्रवाह होता है इनमें। यानी इनके 2 स्रोत हैं, एक तो ग्लेशियर हो गए जो उधर हिमालय ऊपर पहाड़ों पर रहते हैं, और दूसरा वर्षा जल, यानी वर्षा होती है उसका जल। हिमालयी नदियों के 2 जल स्रोत हैं। क्षोभमंडल में 4400 मीटर की ऊंचाई की रेखा हिमरेखा कहलाती है। हिमालय की अधिकांश चोटियाँ 6000 मीटर से अधिक ऊंची हैं, जबकि हिमालय की जो भी चोटी 4400 मीटर यानी हिमरेखा की ऊंचाई लगभग 4400 मीटर है। तो ऐसे में हिमालय की जो भी चोटी 4400 मीटर से अधिक ऊंची रहती है वह चोटी हिमाच्छादित रहती है, यानी कि हिम बर्फ उस पर जमी रहती है। इन चोटियों पर बर्फ पाया जाता है। वास्तव में हिमालय की चोटियों पर पाए जाने वाले इन ग्लेशियरों का जल हिमालयी नदियों का मुख्य स्रोत है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षवाहिनी न होकर मौसमी हैं, अर्थात वर्ष के कुछ ही महीनों में इनमें जल की मात्रा पाई जाती है। अन्य महीनों में इन नदियों में जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है या सूख जाती है।
क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों को वर्षा जल प्राप्त होता है। हिमरेखा की औसत ऊंचाई 44 मीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई 800 मीटर है। यही कारण है प्रायद्वीपीय पठार पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में या पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार क्रम है इनका। दामोदर, पहली दामोदर यानी सबसे उत्तर में दामोदर है, फिर उसके दक्षिण में स्वर्णरेखा, फिर उसके दक्षिण में बैतरणी, फिर उसके दक्षिण में ब्राह्मणी, फिर उसके दक्षिण में महानदी, फिर उसके दक्षिण में गोदावरी, फिर उसके दक्षिण में कृष्णा, फिर उसके दक्षिण में पेन्नार, फिर उसके दक्षिण में कावेरी, फिर उसके दक्षिण में वैगाई, फिर उसके दक्षिण में ताम्रपर्णी। तो मिला के 11 नदियाँ हैं। तो चलिए इनका हम थोड़ा सा देखते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास से मिलती है और 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। यह राज्य है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए तमाम औद्योगिक इकाइयों से निकला जो रासायनिक अपशिष्ट होता है वो स्वर्णरेखा नदी में बहा दिया जाता है, जिस कारण स्वर्णरेखा नदी बहुत प्रदूषित हो चुकी है और जिस कारण स्वर्णरेखा नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। झारखंड का जमशेदपुर स्वर्णरेखा के किनारे है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। वैतरणी नदी यह उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर गिरती है। ब्राह्मणी नदी यह नदी रांची के समीप से निकलती है और उड़ीसा के तट पर गिरती है। 3 नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी। वैतरणी नदी जो है उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है और यह नदी पूरी तरह से उड़ीसा की ही नदी है, यानी उड़ीसा में ही पूरी तरह से बहती है। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा के में कटक के पास से डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ में महानदी की जो घाटी है उसे छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए हम इसे धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में जो है पश्चिमी घाट पहाड़ी में नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है और 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। गोदावरी नदी राजमुंद्री के पास डेल्टा बनाती है। यहाँ पे नोट है, गोदावरी की सहायक नदियाँ इस प्रकार हैं: प्रवरा, पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। गोदावरी की सहायक नदियाँ इस प्रकार हैं: प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। मंजीरा दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर मिलती है। वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इंद्रावती उड़ीसा से निकलती है और छत्तीसगढ़ बस्तर पठार से बहती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी गोदावरी की सहायक नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और 4 राज्यों से होकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा के समीप डेल्टा बनाती है। कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा आपस में मिल गया है। आंध्र के तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों की डेल्टा मध्य में कोलेरू झील है, यानी आंध्र के तट पर कृष्णा और गोदावरी की नदियों के डेल्टा जो है उसका जो डेल्टा है वो मध्य में, यानी कोलेरू झील है, उसके मध्य में कोलेरू झील है, डेल्टा के मध्य में। कृष्णा की सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा को कोयना, मूसी। इनमें से तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट से 2 धाराओं के रूप में निकलती है, तुंगा और भद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। मूसी नदी तट पर हैदराबाद है, यानी जो है मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है। पेन्नार नदी कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में पेन्नार नदी है। पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत पर ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी चोटी से निकलती है और 2 राज्यों में कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कावेरी को दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कावेरी नदी की घाटी या कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बोल ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत का कटोरा, चावल का कटोरा कहते हैं। कावेरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 4 राज्यों का है। यह है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी जल विवाद इन 4 राज्यों के बीच है। कावेरी की सहायक नदियाँ शिमशा, अर्कावती, हेमावती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी। कावेरी की सहायक नदियाँ शिमशा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती,
काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोक पाविनी। जहाँ दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून के समय ही जल की मात्रा बनी रहती है, वहीं कावेरी एकमात्र नदी जिसमें जल की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है, अर्थात वर्षवाहिनी है। कारण कावेरी नदी को वर्षा जल दो स्रोतों से प्राप्त होता है, ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून से, निचले जल ग्रहण क्षेत्र में अर्थात कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्व मानसून से। शीतकाल में पूरे दक्षिण भारत में एकमात्र स्थान पर वर्षा होती है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मानसून बंगाल की खाड़ी से बहकर आता है एवं इसलिए इसमें नमी की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है। और जब उत्तर पश्चिम मानसून तमिलनाडु में पूर्वी घाट से टकराता है तो कोरोमंडल तट पर पर्याप्त वर्षा होती है। उल्लेखनीय है कि किसी अन्य राज्य के पूर्वी घाट से नहीं टकरा पाता है, लेकिन तमिलनाडु के पूर्वी घाट से टकरा जाता है। वैगाई नदी। वैगाई नदी तमिलनाडु वरुशनाग पहाड़ी से निकलती है, मदुरै वैगाई नदी के तट पर है। वैगाई नदी रामेश्वरम के पास अपना मुहाना बनाती है, यह पाक जल संधि में मुहाना बनाती है। ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी नदी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी पर स्थित अगस्तमलाई चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। दोस्तों आज जो हम नदियों को कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो देख लीजिएगा आप लोग। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम इस प्रकार है। पहली लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मंडवी, जुआरी, शरावती, गंगावली, पेरियार, भरतपुझा। 11 नदियाँ हैं कुल। प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। प्रायद्वीपीय भारत की लूनी नदी समुद्र के तट पर तक नहीं पहुँचती है, अर्थात समुद्र तट के पहले ही कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नर्मदा और तापी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा भ्रंश सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में व दक्षिण में तापी भ्रंश है। नर्मदा व तापी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत अपनी भ्रंश घाटियों में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं तथा खंभात की खाड़ी में जल गिराती हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार राजस्थान में काटती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ बहुत ही छोटी हैं तथा यह कगार के सहारे गिरती हैं तथा तीव्र गति से गिरती हैं तथा जलप्रपाती होती हैं, अर्थात यहाँ प्राकृतिक रूप से जलप्रपातों का निर्माण होता है। लूनी नदी। लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली की पहाड़ी से निकलती है और सांबर झील से गुजरती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। साबरमती नदी। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में मेवाड़ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत की श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है। माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है। नर्मदा नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा नदियों के बाद पूरे प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और भड़ोच के पास खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है तथा नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। नर्मदा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। तापी नदी। तापी नदी महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती है और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। गुजरात का प्रमुख शहर सूरत तापी नदी के मुहाने पर है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गया है, ताप लिखा हुआ है तो इसको ताप इससे पढ़िएगा आप लोग। और भड़ोच नर्मदा नदी के मुहाने पर है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों के बीचों बीच स्थित है। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में तापी दूसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा की भांति तापी भी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में प्रवाहित होती है। गुजरात में उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजना प्रसिद्ध है, तापी नदी पर ही स्थित है। सह्याद्री से गिरने वाली नदियाँ। सह्याद्री या पश्चिमी घाट से निकलकर आने वाली नदियाँ छोटी छोटी व तीव्रगामी नदियाँ हैं, अर्थात क्योंकि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल कगारनुमा है, जिस पश्चिमी घाट से निकलने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तीव्रगामी हैं। यानी कि पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियों के जल के 2 स्रोत हैं। जून से लेकर सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी घाट से टकराकर खूब वर्षा करता है। प्रायद्वीपीय पठार की दरारों में संचित जल इन नदियों को मिलता रहता है। यही कारण है कि इन नदियों को जल मिलता रहता है। सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ इस प्रकार हैं। गुजरात शतरंजी नदी, माधव नदी, गोवा मांडवी और जुआरी पणजी मांडवी नदी के मुहाने पर है। कर्नाटक में शरावती नदी, गंगावली नदी। केरल में भरतपुझा नदी, पेरियार नदी,
फिर है पाम्बान नदी। भरतपुजा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्योंकि सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ पश्चिमी घाट के प्रकार के सहारे तीव्र ढाल से होकर प्रवाहित होती हैं, जिस कारण पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियाँ अत्यधिक प्रपाती होती हैं, अर्थात जलप्रपात का निर्माण करती हैं। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात या इसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जोग जलप्रपात की ऊंचाई 271 मीटर है। जोग भारत का सबसे सीधा गिरने वाला झरना है, यानी जोग जोग और कुंचिकल जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना कुंचिकल है। ये देखिए यहाँ पे देखिए जोग, ये जोग है, जोग जलप्रपात, और ये कुंचिकल ऊंचाई से गिरने वाला ये है, और स्थित जो है ये है। सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जलप्रपाती हैं, इसलिए यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की संभावना बहुत है। गिरते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है तथा जल के नीचे टरबाइन रख दिए जाते हैं। टरबाइन के पंखों को घुमाने पर बिजली उत्पादित होती है। यही कारण है कि पश्चिमी तट पर अनेक जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। दोस्तों ये था हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।